नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे एल्गी विषय का एक मेंबर कारा। कारा को हमने लास्ट क्लास में प्रारंभ किया था और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कारा प्लांट जो है या कारा शैवाल जो है इसकी जनरल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। और हमने पढ़ा था कि कारा जो है इसके शरीर जो है यह मेन एक्सिस और राइजोइड्स में डिवाइडेड होता है। और इसका जो मेन एक्सिस होता है इसमें लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस, स्टिपुलेट्स आदि संरचनाएं पाई जाती है। आज की इस क्लास में पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कारा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। और इस रिप्रोडक्शन के अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कारा में जनन जो है केवल दो ही प्रकार से होता है, वेजिटेटिव अथवा लैंगिक विधियों से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका ये अभाव पाया जाता है, किसी प्रकार से एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। अतः कारा में जनन केवल और केवल वेजिटेटिव और लैंगिक प्रकार का ही होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले काइट जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कई तरीकों के द्वारा संपन्न होता है और इन सभी तरीकों को हम एक एक करके आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है यहाँ पर रिप्रोडक्शन का, वो है अमाइलम स्टार्स या अमाइलम तारे, इन्हें हम कह सकते हैं। तो कारा की जो कुछ प्रजातियां हैं जैसे कारा स्टेलिगेरा है, इसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है, इस मेन एक्सिस की सबसे नीचे वाली पर्व संधियां जो होती है, सबसे नीचे वाली जो नोड्स होती है, वहां पर कुछ स्टार शेप्ड या तारे की आकृति के कोशिकाओं के समूह विकसित होते हैं। और इन कोशिकाओं में अमाइलम नाम का जो स्टार्च होता है ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम अमाइलम स्टार्स कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अमाइलम मतलब यहाँ पर अमाइलम का स्टार्च जो है इसका संग्रहण पाया जाता है। स्टार्स इसलिए क्योंकि इनकी आकृति जो है तारे के समान होती है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि ये जो इसकी स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से स्टार शेप्ड होती है, तारे के समान इसकी आकृति होती है, जो कि मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर लगते हैं। और ये जब मदर प्लांट से अलग होते हैं तो ये आगे वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण करते हैं। ये पहले प्रकार के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम अमाइलम स्टार्स बोलते हैं। दूसरे प्रकार की जो संरचना होती है उन्हें हम बोलते हैं बुलबिल्स या पत्र कलिकाएं, इन्हें कहते हैं। तो बुलबिल्स या पत्र कलिकाएं जो होती है ये कारा एस्पेरा के अंदर देखी जा सकती है। ये इनके राइजोइड्स पर बनती है और राइजोइड्स पर बनने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो राइजोइड है, राइजोइड्स के अंदर इस प्रकार से जो सेप्टम बनता है, ऑब्लिक सेप्टम जो हमने पढ़ा था, जहां पर यहाँ पर जो कुछ संरचनाएं बनती है, पत्तियों के समान चपटी संरचनाएं होती है, जो फुली हुई संरचनाएं होती है, इन्हें हम बुलबिल्स बोलते हैं। पत्र कलिका इसीलिए कि ये पत्र जो है पत्तियों के समान जो है चपटी संरचनाएं होती है। ये जो है पेरिनेटिंग ऑर्गन के रूप में काम करती है। पेरिनेटिंग ऑर्गन का मतलब होता है चीरकालिक अंग। ये जब इस मदर प्लांट से पृथक हो जाती है तो एक लंबे समय तक ये जो है सुरक्षित रहती है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है उस समय ये नए थैलस का निर्माण करती है। जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल होती है उस समय तक जो है ये इसी अवस्था में भूमि के ऊपर रहती है, पानी के अंदर जो रहती है। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल आएगी तब ये वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण करेगी। कारा बाल्टिका जो है इसमें ये बुलबिल्स जो है ये मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर बनती है। हालांकि सामान्यतः ये राइजोइड्स के ऊपर बनने वाली कलिकाएं होती है। तीसरा प्रकार है अनियमित पत्र कलिका या अमोर्फस बुलबिल्स। अमोर्फस का मतलब होता है कि ये समूह के अंदर बनती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार जो कोशिकाओं के छोटे छोटे बुलबिल्स का समूह बनते हैं। तो कोशिकाओं के जो समूह जो है ये बुलबिल्स का निर्माण करते हैं। जो छोटी छोटी बुलबिल्स होती हैं ये जो है गुच्छे के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है। तो कारा की जो कुछ जातियां हैं जिनमें मुख्य अक्ष से जैसे कारा डेलिकेटुलेरा जो है, कुछ में राइजोइड्स पर बनती है जैसे कारा बाल्टिका। तो इनमें जो निचली पर्व संधियों पर लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, यानी ये पार्श्व अतिवृद्धि होती है। कोशिकाओं के समूह है और कई समूह बनते हैं, बहुत अंगूर के जो गुच्छे बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं। इन्हें हम
एमोर्फस बुलबुल्स कहते हैं, और ये भी इनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करने में सहायक होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का चौथा तरीका है जिसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। कारा के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उपरांत जब ऊस्पोर बनता है तो ऊस्पोर के अंकुरण से प्राइमरी प्रोटोनिमा का डेवलपमेंट होता है, जिसे प्राथमिक प्रथम तंतु बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उपरांत ऊस्पोर के जर्मिनेशन से जो प्राथमिक प्रथम तंतु या प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, अथवा जो राइजोइड्स होते हैं उससे इस प्राइमरी प्रोटोनिमा के समान ही तंतु बनते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं, और ये आगे वृद्धि करके नए कारा के पादप का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो कारा में हमने देखे जिनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये संभव होता है। तो इन तरीकों के द्वारा कारा जो है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करने में सक्षम होता है। रिप्रोडक्शन का अगला तरीका है जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कारा बहुत ही एडवांस प्रकार का प्लांट होता है। कारा कहने को तो ये शैवालों में शामिल किया गया है, लेकिन इसके जो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ये जो है बड़े प्लांट्स के समान जो होता है, एंजियोस्पर्म के समान बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन का तरीका भी बहुत ही एडवांस ऊगेमस प्रकार का पाया जाता है। ऊगेमस प्रकार की हमने वोल्वोक्स में भी बात की थी। ऊगेमस प्रकार का जब होता है उसमें मेल गैमेट जो है ये गतिशील होते हैं, तो फीमेल गैमेट जो होता है एग सेल के रूप में जो गतिहीन पाए जाते हैं। तो इसके जननांग जो है शैवालों में पाए जाने वाले जननांगों में सर्वाधिक जटिल प्रकार के जननांग यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर नर जननांग या मेल ऑर्गन जो है इसे हम एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल कहते हैं। फीमेल ऑर्गन को हम अंडदानी या न्यूक्यूल कहते हैं। यहाँ पर ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन जो है सीमित वृद्धि की शाखाओं पर, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर बनते हैं। ये इसका शूट है। इस शूट के ऊपर ये सीमित वृद्धि की शाखाएं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। इसकी पर्व संधि जो है प्रत्येक पर्व संधि पर सामान्यतया जो है सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। ये दो सेक्स ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यह जो सेक्स ऑर्गन है ऊपर जो कि फ्लास्क के समान है इसे हम कहते हैं न्यूक्यूल। यह फीमेल सेक्स ऑर्गन या न्यूक्यूल होता है। ये जो दूसरा सेक्स ऑर्गन आपको नारंगी लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये जो नारंगी लाल रंग का सेक्स ऑर्गन है जो गोलाकार स्ट्रक्चर है इसे हम ग्लोब्यूल कहते हैं। यह इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो कारा में ये फीमेल सेक्स ऑर्गन या न्यूक्यूल है, ये मेल सेक्स ऑर्गन या ग्लोब्यूल होता है। अधिकांश पादप जो है ये होमोथेलिक या मोनोसिस होते हैं। होमोथेलिक या मोनोसिस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कोरा वेलिचेई जो है, कोरा वेलिचेई में क्या होता है ये मोनो डायोसिस होते हैं, यानी डायोसिस जब होंगे तो मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम है। अधिकांश प्लांट्स में ये मोनोसिस है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। और इनका निर्माण कारा की जो सीमित वृद्धि की शाखाएं जो लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस है इसके ऊपर होता है। तो ये कारा के अंदर सेक्स ऑर्गन हमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, थोड़ा जूम करके। ये थोड़ा और जूम करने पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर आपको न्यूक्यूल दिखाई दे रही है, न्यूक्यूल या फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें ये केंद्रीय भाग इसका जो एक्सेल है ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये इसके ऊपर जो कोरोना बनता है, जो इसके 5 जो है नलिकाकार कोशिकाएं होती है, इनके शीर्षस्थ भाग मिलकर कोरोना का निर्माण करते हैं। तो ये इसका शीर्ष भाग कोरोना कहलाता है। ये इसकी मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्यूल की। ये इसका केंद्रीय भाग जो डार्क कलर से दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर एग सेल होती है। ये है ग्लोब्यूल जो कि मेल सेक्स ऑर्गन या ग्लोब्यूल होता है। इस ग्लोब्यूल का ये केंद्रीय भाग यहाँ पर पाया जाता है। इसके चारों ओर जो ये हल्के रंग से दिखाई दे रही है ये इसकी शील्ड कोशिकाएं होती है। शील्ड कोशिकाओं से बना हुआ आवरण है और ये इसका केंद्रीय भाग होता है जिसके अंदर जो है एंथीरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कारा का फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल, ये कारा का मेल सेक्स ऑर्गन या ग्लोब्यूल। जो हम इसका ओरिजिनल डायग्राम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से देखा हुआ डायग्राम। हालांकि कारा के जो सेक्स ऑर्गन जो है मैक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम नग्न आंखों की सहायता से भी देख सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे हमें दिखाई दे सकते हैं कि कौन सा सेक्स ऑर्गन है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से देखने के लिए हमें इसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ये यहाँ पर इसका लाइन डायग्राम है। ये सीमित वृद्धि की शाखा है। ये इस सीमित वृद्धि की शाखा के ऊपर बनने वाली नोड या पर्व संधि है। इस पर्व संधि के ऊपर ये इस प्रकार से बनती है न्यूक्यूल जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये बनती है यहाँ पर ग्लोब्यूल जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। न्यूक्यूल जो है इसके शीर्ष भाग पर कोरोना पाया जाता है और न्यूक्यूल जो है ये नलिकाकार कोशिकाओं से घिरी होती है जिन्हें ट्यूब सेल्स कहते हैं।
न्यूक्लियल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम न्यूक्लियल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम न्यूक्लियल की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस क्लास में हम शुरू करते हैं ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर, जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम जो है गोलाकार स्ट्रक्चर होती है और इसके चारों ओर ये ग्लोब्यूल जो है ये शील्ड कोशिकाओं के आवरण से ढकी होती है। शील्ड कोशिकाएं जो है ये चपटी कोशिकाएं होती है। इन चपटी कोशिकाओं के जो ऊपरी सतह होती है, इन ऊपरी सतह के ऊपर इस प्रकार से अंतर्वलन या फोल्डिंग पाई जाती है, जो डिजाइन के रूप में हमें दिखाई देती है। तो फोल्डिंग जो है एक विशिष्ट पैटर्न बनाती है, एक डिजाइन बनाती है। ये शील्ड कोशिकाएं जो है संख्या में 8 होती है, 1 2 3 4। 4 हमें इस तरफ से दिखाई दे रही है, 4 जो है पीछे की तरफ होती है। तो टोटल 8 शील्ड कोशिकाएं जो होती हैं ये ग्लोब्यूल के चारों तरफ आवरण का निर्माण करने का काम करती है। तो ये पुंधानी या ग्लोब्यूल, एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल जो है यह परिपक्व होने पर पीले अथवा लाल रंग की दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर है, जो हम डायग्राम में हमने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर इस प्रकार से पीले या नारंगी, देखिए यहाँ पर हमें नारंगी लाल रंग की कोशिका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, तो पीले या लाल रंग की दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमने भी बात की थी, इसका आवरण 8 शील्ड कोशिकाओं से इसका आवरण बना होता है। शिशु अवस्था में इसमें पीले रंग के वर्णक होते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर ये नारंगी या लाल रंग के हो जाते हैं, और इसीलिए परिपक्व होने पर ये नारंगी या लाल रंग के दिखाई देते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे थे कि इस शील्ड कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पर अनेक फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर हमें वलन जो है, एक स्पेसिफिक पैटर्न जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन फोल्डिंग्स की वजह से। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम इस डायग्राम की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। ये ग्लोब्यूल है। ग्लोब्यूल हमें देखने पर इस प्रकार से शील्ड कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है, 4 इस तरफ और 4 पीछे की तरफ है। अगर इसका सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमें इस प्रकार से हमें इसका सेक्शन दिखाई देता है ग्लोब्यूल का। ये ग्लोब्यूल जो है इसका बाहरी आवरण इस प्रकार से शील्ड कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये 8 शील्ड कोशिकाएं जो है इसका बाहरी आवरण बनाती है। प्रत्येक शील्ड कोशिका, ये एक शील्ड है, शील्ड कोशिका, दूसरी शील्ड कोशिका, तीसरी शील्ड कोशिका, चौथी शील्ड कोशिका। इस शील्ड कोशिका से एक मोटे वृंत के समान एक कोशिका बनती है। ये जो बड़ी कोशिका बनती है, यहाँ पर ये बनी है, यहाँ पर ये बनी है, यह जो कोशिका बनती है इस कोशिका को बोलते हैं मेनोब्रियम बोलते हैं। ये हमने एक शील्ड कोशिका को हमने अलग कर लिया है। ये शील्ड कोशिका है जिसे फोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। इस शील्ड कोशिका के केंद्रीय भाग से एक बड़ी कोशिका जो है वृंत के समान, उदग्र वृंत के समान, वर्टिकल फिलामेंट के समान दिखाई देती है। इसे हम मेनोब्रियम कहते हैं। इस मेनोब्रियम से जो एक कोशिका जुड़ी होती है जिसे प्राइमरी कैपिटुलम सेल बोलते हैं। इस मेनोब्रियम से इस प्रकार से प्राइमरी कैपिटुलम सेल बनती है। तो अलग अलग शील्ड कोशिकाओं की जो मेनोब्रियम है उससे बनी हुई प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स जो है ये आपस में जुड़कर इस ग्लोब्यूल का केंद्रीय भाग बनाती है। तो ग्लोब्यूल का जो केंद्रीय भाग है ये निर्मित होता है प्राइमरी कैपिटुलम सेल से। तो ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल जो है ये मेनोब्रियम से डायरेक्ट जुड़ी होती है। इन प्राइमरी कैपिटुलम सेल से छोटी छोटी कोशिकाएं और जुड़ी होती है जिन्हें सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बोलते हैं। तो प्राइमरी कैपिटुलम सेल जो है इससे सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनती है, और इन सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से कई फिलामेंट्स निकलते हैं। इस प्रकार से कई फिलामेंट्स जो है बाहर की तरफ निकलते हैं, इन्हें हम एंथ्रीडियल फिलामेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही टिपिकल एक जटिल संरचना होती है कि शील्ड कोशिकाएं जो है इससे जुड़ी होती है मेनोब्रियम, एक वर्टिकल सेल, मेनोब्रियम से जुड़ती है प्राइमरी कैपिटुलम सेल, प्राइमरी कैपिटुलम सेल से जुड़ती है कई सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल जो है इनसे जुड़े होते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स जुड़े होते हैं। ये एंथ्रीडियल फिलामेंट्स जो शाखित फिलामेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये एक छोटा सा भाग हमने एंथ्रीडियल फिलामेंट का बनाया है कि ये एंथ्रीडियल फिलामेंट जो कई कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है, और प्रत्येक कोशिका जो है ये आगे डेवलप होकर, प्रत्येक कोशिका जो है इसमें कायांतरण होता है, और कायांतरण होकर इसमें एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है। जो प्रत्येक कोशिका जो है ये एंथ्रीडिया का निर्माण करती है, और प्रत्येक एंथ्रीडिया के अंदर एक एंथीरोजोइड का डेवलपमेंट होता है। तो ये एक एंथ्रीडिया है, दूसरी एंथ्रीडिया है। तो इस प्रकार एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर बहुत सारी एंथ्रीडिया बनती है, और प्रत्येक एंथ्रीडिया के अंदर एक एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। तो एंथीरोजोइड एक पतली, एंथीरोजोइड जो है बिल्कुल फिलामेंट के समान पतले स्ट्रक्चर होती हैं, और प्रत्येक एंथीरोजोइड जो है इससे 2 फ्लैजिला जो है ये उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक एंथीरोजोइड जो है एक बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, बहुत ही पतले फिलामेंट के समान जो है एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार एक ग्लोब्यूल के अंदर
असंख्य एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। कई बार इसमें करीब 60,000 तक एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन जो है एक एंथ्रीडिया के अंदर होता है। ये एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर जो है बहुत ही टिपिकल, बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर होती है। तो ये ग्लोब्यूल जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हमने स्ट्रक्चर देखी, यहाँ पर बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर है और बहुत सारे एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जब इन एंथेरोजोइड्स का विमोचन होता है, लिबरेशन जब होता है, उस समय क्या होता है कि ये शील्ड कोशिकाएं जो है एक दूसरे से अलग होने लग जाती है। और शील्ड कोशिका जब एक दूसरे से अलग हो जाती है तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल सेल्स हैं, इनके ऊपर लगे हुए एंथ्रीडियल फिलामेंट्स जो एक्सपोज हो जाते हैं और पानी के संपर्क में आने पर इन कोशिकाओं का जिलेटीकरण हो जाता है और इसमें जो उपस्थित एंथेरोजोइड है मुक्त हो जाते हैं और दो शील्ड कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस बनता है, इससे वातावरण के अंदर ये मुक्त हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर थी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर। और ये हमने देखा कि किस प्रकार से इसके अंदर एंथेरोजोइड जो है ये उपस्थित होते हैं और फाइनली ये वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और पानी में मुक्त होकर ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर और किस प्रकार से कारा के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।